वो है फॉरेंसिक ऑडिट। नाउ सबसे पहला तो इसका कॉन्सेप्ट 1-2 मिनट पहले समझते हैं और उसके बाद लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट पार्ट पे आते हैं। फॉरेंसिक वर्ड आपने सुना ही है, खासकर जब आप सीआईडी देखते हो, जब आप मूवीज देखते हो जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, वहां पुलिस बोलती है कि हमें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना चाहिए इसको, ठीक है। वहां प्रद्युमन बोलता है कि हमें इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना चाहिए, ठीक है। वहां पर कोर्ट भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ये फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट अगर कुछ कह रही है तो वो सही होगी, ठीक है। कोर्ट में भी फॉरेंसिक रिपोर्ट अगर आप रखते हो तो फॉरेंसिक रिपोर्ट को कोर्ट भी डिनाई नहीं करता है, क्योंकि वो कोर्ट के लिए बहुत सूटेबल रिपोर्ट होती है ना। पुलिस इन्वेस्टिगेशन फिर भी डिनाई हो सकती है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट डिनाई नहीं हो सकती। फॉरेंसिक का टेक्निकल मतलब क्या है, आपको कुछ मालूम है क्या? फॉरेंसिक का क्या मतलब होता है? एनीवन? फॉरेंसिक का कुछ मतलब पता है क्या, कि फॉरेंसिक का क्या मतलब होगा? नहीं? फॉरेंसिक जांच क्या होती है? सुनिए, वर्ड सुना है ना सबने? सबने सुना है। फॉरेंसिक जांच क्या होती है? देखो मैं लिख रहा हूं ना, फॉरेंसिक का मतलब क्या है। देखो, फॉरेंसिक का बेसिक मीनिंग अगर अपन देखें तो फॉरेंसिक का बहुत सबसे सिंपल मीनिंग होता है, एनीथिंग विच इज सूटेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी चीज जो कोर्ट के लिए एज एन एविडेंस बिल्कुल सूटेबल एविडेंस है, उसको बोलते हैं हम लोग फॉरेंसिक। और फॉरेंसिक को मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटी भाषा में बोलूं तो फॉरेंसिक मतलब इन्वेस्टिगेटिव मेंटालिटी के साथ किया हुआ चेकिंग, या इन्वेस्टिगेशन स्किल्स के साथ आपने किया हुआ। देखो, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में बहुत फर्क होता है ना। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, ये ऑलरेडी बने। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस है। इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस चैप्टर पढ़ा था, वो पढ़ा था। और स्टडी मटेरियल के अंदर ये चैप्टर उसी का चैप्टर का पार्ट है। कौन सा चैप्टर? फॉरेंसिक ऑडिट। किसका पार्ट है? इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, और अब नया नाम आ गया इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस एंड फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। बट इसको मैंने थोड़ा अलग रखा है, उसके साथ नहीं रखा है, ठीक है। बाकी स्टडी मटेरियल में एक ही चैप्टर है, इन्वेस्टिगेशन कॉमा ड्यू डिलिजेंस एंड फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। सो क्योंकि है भी फॉरेंसिक ऑडिट में इन्वेस्टिगेशन दिमागी लगाना है। अब मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा था। ऑडिट में हम लोग ओपिनियन बेस्ड काम करते हैं और वहां पर चेकिंग भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इन्वेस्टिगेटिव मेंटालिटी जहां होती है, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स जहां लगा रहे हो आप लोग, वहां पर आप थरो चेकिंग करोगे, ठीक है। जब थरो चेकिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली एविडेंसेस जो मिलेंगे वो ज्यादा रिलायबल मिलेंगे। ऑडिट में कौन से एविडेंसेस होते हैं? परसुएसिव, याद है। और इन्वेस्टिगेशन में कौन से एविडेंसेस होते हैं? कंक्लूसिव। तो कंक्लूसिव एविडेंस तो कोर्ट भी रेडीली एक्सेप्ट करेगा ना, कि भाई यार ये तो 100% सही एविडेंस है ना। सो एनीथिंग विच इज सूटेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज फॉरेंसिक। और फॉरेंसिक में आपको इन्वेस्टिगेटिव मेंटालिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेटिव स्किल का इस्तेमाल करना पड़ता है, प्लस यहां पर साइंटिफिक टेक्निक्स भी होती हैं। अब साइंटिफिक टेक्निक्स का मतलब क्या हो गया? आप लोग क्या करोगे? कैट का इस्तेमाल करोगे। कैट मतलब कंप्यूटराइज्ड असिस्टेड और एडेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ऑडिटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसका आप इस्तेमाल करोगे। ऑडिटिंग टेक्निक्स जिसको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। उसके बाद और भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ठीक है, आप उनका इस्तेमाल करोगे। आप क्या करोगे पता है? आप लैब स्कैनिंग करोगे, हार्ड डिस्क स्कैनिंग करोगे। होता है ना मूवीज में, ईमेल को स्कैन करोगे या ईमेल को रीड करोगे, ठीक है, पुराने ईमेल्स का लॉग निकालोगे, फोन लॉग चेक करोगे। मतलब मैं थोड़ा सीआईडी के एंगल से ही बता रहा हूं आपको। तो वो सारी चीजें जो है वो किस में लगती है? वो यहां लगती है फॉरेंसिक के अंदर। बाकी सिंपल भाषा में कहें तो जब आप साइंटिफिक टेक्निक्स, अब साइंटिफिक टेक्निक ऐसा नहीं कि साइंस के केमिकल्स ही मिलाने अपने को। साइंटिफिक टेक्निक का मतलब है एक स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, जो कॉमन है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये फॉरेंसिक जांच कॉमन मानी जाती है अक्रॉस द वर्ल्ड, और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ को एक्सेप्टेबल हो जाती है। क्योंकि उन्होंने लिया एक ही स्टैंडर्ड है, एक ही स्टैंडर्ड को लेके, एक ही मेथोडोलॉजी को लेके सब लोगों ने क्या करी है? चेकिंग करी है, ठीक है। जैसे इन्वेस्टिगेशन की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड ऑन कंक्लूसिव एविडेंसेस। अब वो कंक्लूसिव एविडेंसेस अगर हैं, फैक्ट बेस्ड वेरिफिकेशन है, तो मैं फैक्ट वेरीफाई करूं कि आप फैक्ट वेरीफाई करो, फैक्ट वही रहना है, उसमें चेंजेस नहीं आने। जबकि ऑडिट में ओपिनियन चेंज हो जाती है। ओके, सो फॉरेंसिक और ऑडिट वर्ड साथ में जोड़ दिया। भाई फॉरेंसिक का मतलब तो हमें समझ में आ गया, जहां इन्वेस्टिगेटिव मेंटालिटी लगानी है, और ऑडिट वर्ड साथ में जोड़ दिया। फॉरेंसिक ऑडिट मतलब जब ऑडिटर क्या लगाएगा?
यस, इन्वेस्टिगेटिव मेंटालिटी लगाएगा, मतलब इनडायरेक्टली जब ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभा रहा होगा, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभा रहा होगा, ही वुड बी डूइंग व्हाट, फॉरेंसिक ऑडिट. सो दैट इज द बेसिक ऑफ व्हाट, forensic. Forensic means what? Anything which is suitable in the court of law. ठीक है, any evidence which is suitable in the court of law is known as forensic. And suitable कभी होगा वो, जब आपने reasonable assurance नहीं इकट्ठी करी, जब आपने ऑडिटिंग का दिमाग नहीं लगाया. ठीक है, ऑडिटर की रिपोर्ट तो फेंक देगा वो, बोलेगा मेरे को नहीं यकीन है कि तुम ये जो कह रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ये ट्रू एंड फेयर है. ठीक है, सब डायरेक्टर्स ठीक लग रहे हैं, मुझे तो कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है इसमें. कोर्ट बोलेगा नहीं, हमें शक है इन डायरेक्टर्स के ऊपर. फॉरेंसिक जांच करवा के लाओ कि ये यहाँ कोई फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है. फॉरेंसिक जांच करा के लाओ कि यहाँ पे कोई मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है कि नहीं हुआ है. मतलब हम फॉरेंसिक ऑब्वियसली फाइनेंशियल पार्ट की बात करें, हमें उसमें नहीं जाना, मर्डर वाले पार्ट में नहीं जाना है. हमारे एंगल से तो फाइनेंशियल पार्ट पे ही फॉरेंसिक करानी, फाइनेंशियल पार्ट की ही फॉरेंसिक होनी. ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं, फॉरेंसिक जांच होती है उनकी. ठीक है, और फॉरेंसिक जांच वहां कौन करता है, वहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉरेंसिक जांच कर सकता है, प्रोवाइडेड चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जो फॉरेंसिक सर्टिफिकेशन कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी वो एलिजिबल है फॉरेंसिक ऑडिट करने के. फाइन, ठीक है, और उसको भी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन दिमाग उसको लगाना पड़ेगा. फाइन, तो मैं आ रहा हूं टॉपिक के ऊपर. फॉरेंसिक का मतलब मैंने आपको बता दिया, एनीथिंग विच इज suitable for use in the court of law is known as forensics. और एक और दिमाग लगा लो, फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब क्या होगा कि जब आप अपनी फाइनेंशियल स्किल्स और इन्वेस्टिगेटिव मेंटालिटी का इस्तेमाल कर रहे हो किनके सामने, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज के सामने. ऑब्वियसली सॉल्व हो गए इश्यूज तो उनके सामने ढोल लगानी है, जो इश्यूज अनरिजॉल्व पड़े हुए हैं, ठीक है, उनके सामने आपको ये फॉरेंसिक का दिमाग लगाना है. ठीक है, सो इट इज एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्किल्स एंड इन्वेस्टिगेटिव मेंटालिटी टू अनरिजॉल्व्ड इश्यूज. और आपको ये कंडक्ट भी किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर करनी है, जो आपके नॉर्मल रूल्स ऑफ एविडेंसेस है ना, कि मुझे सबूत इकट्ठे करने के लिए काम करना है, और कोई मतलब और किसी काम के लिए नहीं कर रहे हो आप. आपका फोकस ही ये कॉन्टेक्स्ट ही यही है कि मुझे एविडेंसेस इकट्ठे करने. ठीक है, और जो बुक्स ऑफ एविडेंसेस या रूल्स ऑफ एविडेंसेस हैं उनको मुझे फॉलो करते हुए मुझे कंक्लूसिव एविडेंसेस इकट्ठे करने हैं. और ये डेफिनेशन किसकी होगी, फॉरेंसिक ऑडिट की. फॉरेंसिक का मतलब तो सूटेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और ये जो पार्ट आया है क्या गया, फॉरेंसिक ऑडिट की डेफिनेशन हो गई कि आपने फाइनेंशियल स्किल लगा दी तो ऑडिट वाला पार्ट आ गया. ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव मेंटालिटी लगा ली, फॉरेंसिक वाला पार्ट आ गया. और ये सब किस पे लगानी है, वो इश्यूज जो अनरिजॉल्व हुए, जैसे फ्रॉड हुआ है तो उसके लिए आपको अपॉइंट किया कि आप इसको रिजॉल्व करो, कि किसने किया, कैसे किया होगा, ढूंढो. ठीक है, पता करो किसने फ्रॉड किया, किस तरीके से किया, उसका मोडस ऑपरेंडी मतलब उसका प्रोसेस क्या रहा होगा, ये सब जांच करके और ये रिपोर्ट करता है. मतलब पुलिस वाले जैसे ही काम करता है इस केस में फॉरेंसिक ऑडिटर. और ये सब ध्यान रखना है किसके कॉन्टेक्स्ट में, रूल्स ऑफ एविडेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में आपको सबूत इकट्ठे करने हैं अल्टीमेटली. कोई दिक्कत, पहले तो कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो बताओ. बहुत सिंपल है टॉपिक, बहुत सिंपल है. अगर समझ में आ गया ना तो सारे क्वेश्चन इजी, और क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं क्योंकि नया टॉपिक है. ठीक है भाई, बाकी चैप्टर्स अभी तक जो पढ़ लिए थे एक्सेप्ट क्वालिटी रिव्यू, वो तो ओल्ड कोर्स में भी थे. ठीक है, वो तो न्यू कोर्स में भी है, सेम ही है. ठीक है, ओल्ड भी अभी तो चल ही रहा है ना. अब जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो आप लोग, क्वालिटी रिव्यू ओल्ड में नहीं था, LIC ओल्ड में नहीं था, इसलिए अपन ने उसको पीछे दे रखा था. ठीक है, फिर ये वाला चैप्टर फॉरेंसिक ऑडिट ओल्ड में नहीं है, तो फॉरेंसिक न्यू के लिए है. तो नया कुछ दे रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले, तो आपसे पूछने की भी एक्सपेक्टेशन रहेगी उनकी कि क्या हो सकता है इसमें क्वेश्चन. ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया, फॉरेंसिक ऑडिट सॉरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अब डिफरेंस मैं बता देता हूं. अब डिफरेंस तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि फॉरेंसिक ऑडिट और जो हमारी नॉर्मल ऑडिट होती है, ठीक है, उसमें क्या फर्क है. दोनों में सोच ही अलग है, पर्सपेक्टिव ही अलग है, एटीट्यूड ही अलग होगा ना भाई. वहां आपको क्या करना है, नॉर्मल ऑडिट में क्या करना है, फाइनेंशियल ऑडिट में क्या करते हो, ओपिनियन देनी है. यहां ओपिनियन से काम थोड़ी चलेगा, यहां तो आपको फैक्ट बेस्ड वेरिफिकेशन करना है. ठीक है, श्योर शॉर्ट पहुंचना है, वहां रीजनेबल वो एश्योरेंस देनी है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस चाहिए. ठीक है, तो डिफरेंस आ रहा है. और ये सब फॉरेंसिक ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ था कोर्स में, तब एग्जाम में पहली बार क्वेश्चन यही पूछा था कि डिफरेंस बताओ फॉरेंसिक ऑडिट और अदर ऑडिट का. ठीक है, डिफरेंस कितने हैं, 6 दे रखे हैं, आप 5 भी याद करो तो बहुत है. पहला बहुत ईजी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है नॉर्मल ऑडिट का, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के ऊपर ओपिनियन देना. जबकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फ्रॉड के लिए इसको रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है कि वेदर फ्रॉड हैज टेकन प्लेस इन दी बुक्स और नॉट, इसको जांच करनी है उसकी. ठीक है, टेक्निक वो कौन सी लगाता था नॉर्मल ऑडिटर, सब्सटैंटिव और कंप्लायंस दोनों प्रोसीजर लगाता था. और मेनली उसकी चेकिंग कैसी होती थी, सैंपल बेस्ड.
जबकि यहां सैंपल बेस्ड नहीं होगी, या तो आपको इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक लगानी है, सब्सटेंटिव चेकिंग करनी है, इन डेप्थ चेकिंग करनी है एक एक आइटम की। सिंपल। नेक्स्ट, पीरियड, वो एक अकाउंटिंग पीरियड की होती है, यहां इन्वेस्टिगेशन में कभी कोई लिमिटेशन हो ही नहीं सकती पीरियड की, तो ठीक है। फिर वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, एस्टिमेशन, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स, प्रोविजंस, लायबिलिटी एटसेट्रा, ये सब नॉर्मल ऑडिटर किस पे रिलाय करता है? मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट या मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन पे। अब जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट है नॉर्मली, ठीक है, या कोई एस्टिमेशन बनाया, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं और ऑडिट के अंदर कि मैनेजमेंट हमें बता देगा इस बेसिस पे हमने बनाया, हमें ठीक लगता है तो हम उस पर रिलाय कर लेते हैं। यहां हम रिलाय नहीं करेंगे, यहां हम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करेंगे उस सस्पेक्टेड और सेलेक्टेड आइटम को जहां पर हमें मिस अप्रोप्रिएशन सस्पेक्टेड है, ठीक है। हम यहां रिलाय करेंगे ही नहीं किसके ऊपर? मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट के ऊपर। नेक्स्ट, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, पेंडिंग केसेस, ऑफ बैलेंस शीट है सब, ठीक है। इनका क्या होगा? नॉर्मल ऑडिट में तो हम खाली क्या करते हैं? वाउच करते हैं द एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद द प्रोसीजर, कि हाँ टोटल वोटल जो भी दिखा रखी है आपने वो सही दिखा रखी है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है वही दिखा रखी है, और आपने कंप्लायंस किया उसमें जो प्रोसीजर लिखे थे कॉन्ट्रैक्ट में वो। यहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की जरूरत थी क्या? मतलब यहां वो कौन सा एलिमेंट आ रहा है? प्रोप्राइटरी एलिमेंट। तो रेगुलेटरी और प्रोप्राइटरी, याद है दोनों पढ़े थे, कंप्लायंस ऑडिट के पार्ट थे दोनों, ठीक है। रेगुलेटरी और प्रोप्राइटरी ऑफ दोस ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पर एग्जामिन करनी है, जबकि पहले वाले में तो खाली टोटल देखनी, क्या ये फिगर वहां पे भी वही फिगर है, ओके है, ठीक है, आउच करना है नॉर्मल। अगला, एडवर्स फाइंडिंग अगर कोई है तो यहां तो नेगेटिव ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन दे देते हैं अपन, ठीक है, विद और विदाउट फिगर्स। और इधर ओपिनियन नहीं देनी, यहां पर आपको कोर्ट में पेश करनी है रिपोर्ट, क्योंकि आपकी रिपोर्ट एक तरह से कोर्ट में सबूत मानी जाएगी। सो आपको लीगली डिटरमाइन करना है कि फ्रॉड का कितना इंपैक्ट आया होगा, किस परपिट्रेटर ने, मतलब किस व्यक्ति ने परपिट्रेट किया है, मतलब फ्रॉड किया है, ठीक है। सो वो आपको चेक करना है। और कुछ हो तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपको कितना स्कोप दे रखा है उसके हिसाब से आपको और भी चीजें रिपोर्ट करनी है तो वो भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये 2-3 चीज तो करनी होगी कि ये फ्रॉड हुआ है, इसका इंपैक्ट ये है, इसका लीगल डिटर्मिनेशन ये होना चाहिए कि जो ये फ्रॉड करता है उसके ऊपर ये पनिशमेंट होती है नॉर्मली, फिर किसने किया है वो सब बताना पड़ेगा और कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। आपकी रिपोर्ट कोर्ट में एविडेंस के रूप में काम आ रही है तो रिपोर्ट भी ढंग की होनी चाहिए। क्लियर? तो मैं वापस बोल रहा हूं, सिंपल है टॉपिक, ठीक है। और इसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट के कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। एग्जाम्स देने पड़ते हैं, एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप सर्टिफाइड फॉरेंसिक ऑडिटर कहला सकते हो। और बाकी इसके लिए इंटरनेशनल कोर्सेज भी होते हैं, वो ज्यादा और वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है, बनिस्बत ICA वाला। ओके, तो आपका टॉपिक क्या है? फॉरेंसिक ऑडिट क्या होती है? बहुत क्लियर है सर। फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है? विच इज सुटेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब ये हुआ कि सर जब हम हमारी इन्वेस्टिगेटिव मेंटालिटी को और फाइनेंशियल स्किल्स को लगा के और इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कौन से इश्यूज को? जो इश्यूज अनरिजॉल्व्ड है उसको बोलते हैं फॉरेंसिक ऑडिट। और ये सब हमें ध्यान रखना है विद द रूल्स ऑफ एविडेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। फॉरेंसिक ऑडिट और नॉर्मल ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है? सर नॉर्मल ऑडिट में ट्रू एंड फेयर भी आता है, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां पर पता कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर फ्रॉड, मेनली फ्रॉड के लिए होती है फॉरेंसिक ऑडिट, गड़बड़ के लिए होती है, ट्रेल पकड़ने के लिए होती है, ठीक है। कि ट्रेल क्या है? ये पैसा सोर्स कहां से आया, कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, मतलब वो पूरा वो, जैसे अगर उस जमाने में होती है हर्षद मेहता के जमाने में फॉरेंसिक ऑडिट, तो पकड़ में आ जाता कि SBI से कहां से पैसा आया, ठीक है, और किस पर्टिकुलर बैंक को गया, ठीक है, किस पर्टिकुलर से वो SGL नहीं आया, ग्रीनलेस से क्या पैसा आया, वो सब उसमें होता, ठीक है। फाइनली आई हैव सीन दैट पर्टिकुलर मूवी। हाँ, तो समझ में आया ना लॉजिक, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो ये हो गया। फिर टेक्निक्स की बात करें, वहां सैंपल बेस्ड चेकिंग होती है, यहां पर एक एक आइटम की चेकिंग करनी पड़ती है डिटेल में, ठीक है। वहां पर पीरियड एक अकाउंटिंग पीरियड की होती है, यहाँ पीरियड की लिमिटेशन नहीं होती है। वहां पर आपके जो ये सब मैनेजमेंट के लेटर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन, उसमें आप रिलाई कर लेते हो, यहाँ नहीं करोगे आप लोग। वहां पर ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स जो होते हैं वो अरिथमेटिकली चेक हो जाते हैं, खाली चेक हो जाते हैं कि हाँ कंप्लायंस कर रहे हैं प्रोसीजर का। यहाँ पर आप उसकी रेगुलेटरी और प्रोप्राइटरी भी चेक करोगे, ठीक है। और एडवर्स फाइंडिंग्स वहां पर ओपिनियन बेस्ड में जाती थी, यहां पर आपको लीगली डिटरमाइन करना पड़ता है उसका इंपैक्ट। फाइन, तो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज अ छोटा सा MCQ के लिए क्वेश्चन है। व्हाट इज अ रेड फ्लैग? नाम से भी क्लियर है, लाल झंडा। सॉफ्टवेयर बेस्ड काम होता है। जब भी कुछ हट के दिखता है सॉफ्टवेयर को, जब भी कुछ इनअप्रोप्रिएट दिखता है सॉफ्टवेयर को, वो उस पर क्या खड़ा कर देता है? रेड फ्लैग अटैच कर देता है।
ताकि आप उसको रेड फ्लैग को क्या कर सको, आप रेड फ्लैग को अलग से देख सको। भाई आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया है सिस्टम ने, सॉफ्टवेयर ने, ये आइटम्स हैं जिसमें मुझे इनअप्रोप्रिएट दिख रहा है, ठीक है। तो आपके लिए कितना कंफर्टेबल हो गया कि आप उन आइटम्स को क्या कर सकते हो, अलग से सॉर्ट करके, मतलब अलग से उसको फिल्टर करके और देख सकते हो रेड फ्लैग वाले आइटम्स कौन कौन से। दैट इज रेड फ्लैग का कॉन्सेप्ट, नाम से भी क्लियर है। लाल झंडा मतलब डेंजर साइन, इनअप्रोप्रिएट साइन दिखा देगा वो। So red flags are signs or warnings of any impending danger or inappropriate behavior. पर रेड फ्लैग आया तो इसका मतलब पक्का है कि फ्रॉड होगा? नहीं, इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। सो रेड फ्लैग डू नॉट नेसेसरीली इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, हाउएवर दीज इंडिकेटर्स आर लाइक दे आर कॉशन टू बी एक्सरसाइज्ड व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग द सिचुएशन। ये सतर्कता आपको तो बरतनी है इन पॉइंट्स पर। रेड फ्लैग्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन सेवरल वेज। एक फाइनेंशियल फ्लैग हो सकते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम में कोई रेगुलरिटी दिखी उसका रेड फ्लैग हो सकता है, ऑपरेशनल लेवल पे कोई रेड फ्लैग हो सकता है, बिहेवियरल रेड फ्लैग हो सकते हैं कि नॉर्मल से हटके कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, बिहेव, मतलब ये सिस्टम में कुछ हट के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है, एकदम से बड़ा अमाउंट आ रहा है तो वो रेड फ्लैग जनरेट हो सकता है। अलग अलग टाइप के रेड फ्लैग्स होते हैं, तो कॉन्सेप्ट पता रखना, बाकी तो थ्योरी तो नहीं आएगी पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ू। अब देखो क्वेश्चंस छोटे छोटे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, पूछने जैसे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि छोटे छोटे ना, तो अभी वैसे भी 5-5-4 का फंडा चल रहा है, ठीक है, 5-5-4, अभी भी 5-5-4 ही आया है सारा, ठीक है। तो 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है 5-5-4 का, ठीक है, 5 का और 4 का। रोल ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर की बात कर रहा हूं मैं ना। फॉरेंसिक ऑडिटर का क्या रोल होता है? 4 रोल लिखे हुए हैं और 4 ही याद करने हैं अपने को। पहला, फ्रॉड को डिटेक्ट करना, और उससे भी पहले थर्ड पॉइंट, फ्रॉड को प्रिवेंट करना। भाई आपको पहले तो ये देखना है, या उल्टा भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, मतलब मैं दोनों एंगल से आपको समझा रहा हूं। फ्रॉड डिटेक्शन में मेरा रोल है, ठीक है, कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर हुआ है, ठीक है, तो अगली बार ना हो उसके लिए मुझे फिर वापस इंश्योर करना है कि प्रिवेंशन के लिए क्या इन्होंने कंट्रोल्स लगा के, या उल्टा पढ़ लो, पहले प्रिवेंशन देख लो कि भाई कंट्रोल्स इतने अच्छे हैं कि नहीं है कि फ्रॉड ना हो, ठीक है, और फिर हो रहे हैं तो उसको डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी। दूसरा, कंप्यूटर फॉरेंसिक अभी पढ़ा अपन ने, रेड फ्लैग्स, ये सब आपको ही डेवलप, आपको ही हेल्प करनी है, आपको ही लगाने हैं सॉफ्टवेयर, उनको थोड़ी पता होगा क्लाइंट को क्या लगाना है, तो कंप्यूटर फॉरेंसिक में भी आपको मदद करनी है उनकी। और आपकी रिपोर्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसलिए फोर्थ पॉइंट, आप एक तरह से एक्सपर्ट टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी समझते हो, टेस्टिमोनियल बताया था मैंने, क्या वर्ड टेस्टिमोनियल मतलब, तो तारीफ करता है ना अपने लिए, भाई किसी जैसे किसी इंस्टीट्यूट का कोई बच्चा पास होता है, ठीक है, तो उसका वो टेस्टिमोनियल लेके और अपन छापते हैं, और अपन ने पढ़ा था कि एथिक्स में कि क्लाइंट का टेस्टिमोनियल आप नहीं छाप सकते, ठीक है, क्योंकि वो अलाउड नहीं, वो पब्लिसिटी हो रही है एक तरह से, है ना। सो और उस पर वेबसाइट पे डालना है तो भी पुल मोड पे डाल सकते हो, पुश मोड पे नहीं डाल सकते। सो द पॉइंट इज, एक्सपर्ट की जो, एक्सपर्ट मैं हूं, कौन हूं, फॉरेंसिक ऑडिटर इज एन एक्सपर्ट, और उसकी बात कहां रखी जाएगी, कोर्ट में, तो वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस के रूप में काम करती है। तो एक्सपर्ट की टेस्टिमोनियल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसमें, जब लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही होती है, इसका कहना एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके कहने का कोर्ट यकीन 100% करता है, ठीक है, बिकॉज ही इज अ फॉरेंसिक ऑडिटर, फाइन, ठीक है। तो 4 रोल होते हैं किसके, फॉरेंसिक ऑडिटर के। रोल नंबर 1, फ्रॉड को डिटेक्ट करना, रोल नंबर 2, फ्रॉड को प्रिवेंट करना, रोल नंबर 3, कंप्यूटराइज्ड एप्स के अंदर फॉरेंसिक करना, ठीक है, और रोल नंबर 4, एज एन एक्सपर्ट टेस्टिमोनी प्रोवाइड करना, ठीक है। ये 4 रोल किसके हैं, फॉरेंसिक ऑडिटर के। कंफर्टेबल, आया समझ में? चलो आगे बढ़ू ना। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, अच्छा पढ़ तो लो, उसके लाइन तो पढ़ लो एक एक, क्योंकि लिखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को लिखना तो आता ही नहीं है ना, वो सीखना पड़ेगा, ओके। सो फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन क्या कह रहा है, सबसे पहला इन्वेस्टिगेट करना है, एनालाइज करना है। डिटेक्शन के समय तो क्या करना होगा, इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस किसका, फाइनेंशियल एविडेंसेस का, फिर डिटेक्ट करना है आपको फाइनेंशियल फ्रॉड, और ट्रेस भी करना है कि ये पैसा कहां मिस अप्रोप्रिएट हो रहा है, मतलब ये पैसा कहां जा का रहा है ये पैसा, ठीक है, उसकी ट्रेसिंग भी आपका ही काम है। वो ट्रेल, ऑडिट ट्रेल बोलते हैं ना, ट्रेल निकालना होता है कि कहां से कहां, किधर से किधर पैसा जा रहा है, वो ट्रेसिंग भी आपकी जिम्मेदारी। तो एविडेंसेस को एनालाइज करना, डिटेक्ट करना फ्रॉड को, और ट्रेस करना फंड्स को, ये सब फॉरेंसिक ऑडिटर का रोल है। फिर आ जाओ
थर्ड पॉइंट पे फ्रॉड प्रिवेंशन। फ्रॉड प्रिवेंशन में क्या करना है? रिव्यू करना इंटरनल कंट्रोल्स को टू वेरीफाई कि इंटरनल कंट्रोल्स एडिक्वेट है कि नहीं है। फिर प्रोवाइड कंसल्टेशन, आप हेल्प भी करो, ठीक है, इन द डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क विच शुड बी अलाइन टू द ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क प्रोफाइल। आप दो काम करोगे। पहला काम, आप इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई भी करोगे, और दूसरा काम, आप लोग मदद भी करोगे, इन लोगों को कंसल्ट करोगे कि देखो तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल ऐसा डेवलप करो जो बिल्कुल अलाइन हो जाए। अलाइन मतलब मैच कर जाए, किससे? तुम्हारी रिस्क प्रोफाइल से। नहीं तो अभी क्या चल रहा है, तुम्हारी रिस्क प्रोफाइल ये है और तुमने कंट्रोल इतना सा लगा रखा है, वो मैच ही नहीं कर रहा है रिस्क प्रोफाइल से। तो कंट्रोल कम से कम इतना तो होना चाहिए ताकि रिस्क को कवर कर सके सारा कंट्रोल, या उससे और ऊपर हो तो अच्छी बात, ठीक है। ये प्रिवेंशन में आपको करना है। सेकेंड पे आ जाओ, कंप्यूटर फॉरेंसिक। क्या लिखा हुआ है? डेवलपिंग कंप्यूटराइज्ड ऐप आपको डेवलप करानी है, ठीक है, ताकि इट कैन असिस्ट इन द रिकवरी, इन द एनालिसिस एंड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस। ऑब्वियसली आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ऐप डेवलपर के साथ मिलके ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप करवानी है ताकि आप उसको बता सको भाई मेरे को ये सारी चीजें चाहिए इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर, ताकि एविडेंसेस को आराम से हम क्या कर सकें, रिकवर कर सकें, एनालाइज कर सकें और प्रेजेंट कर सकें। और फोर्थ फॉरेंसिक ऑडिटर का काम क्या है? एज एन एक्सपर्ट टेस्टिमोनी प्रोवाइड करना, क्योंकि इट विल असिस्ट इन द लीगल प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग टेस्टिफाइंग इन द कोर्ट। कोर्ट में आपको क्या करा जाएगा? एज एन एक्सपर्ट विटनेस के रूप में टेस्टिफाई। वो नहीं आता क्या? टेस्टिफाई मतलब वो खड़ा कर देंगे, जो कहूंगा सच कहूंगा। तो आपको एज अ कोर्ट में टेस्टिफाई करेंगे एज एन विटनेस वहां पर, ठीक है। एंड यू हैव टू प्रिपेयर विजुअल एड्स टू सपोर्ट योर ट्रायल एविडेंस। ये भी मोस्ट पॉइंट है, सुनो। देखो, एक तो क्या लिखा है? असिस्ट इन लीगल प्रोसीडिंग। वो पॉइंट इतना भी लिख दोगे तो चलेगा कि आप एज एन एक्सपर्ट टेस्टिमोनी के रूप में काम करोगे टू असिस्ट इन द लीगल प्रोसीडिंग। अब वो असिस्टेंस में आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कम एज अ विटनेस इन दैट कोर्ट, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर विजुअल एड्स टू सपोर्ट ट्रायल एविडेंस। मतलब आपको बताना पड़ेगा कोर्ट में, जैसे आपको बुलाया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाते हैं ना कोर्ट में, ठीक है, खाली रिपोर्ट से तो काम थोड़ी चलेगा, एक्सप्लेन भी करना पड़ता है उसको, ठीक है। तो एक वो छोटा सा सीआईडी में देखा होगा आपने, एक चश्मे वाला पर्सन आता है, ठीक है, नाम तो मुझे याद नहीं है, हाँ सालूम के, ठीक है, वो आके और वो बोलता है वहां पर, ओके। तो वैसे ही इसको ट्रायल जब होगा उस एविडेंस का, तो आपको विजुअली मतलब वहां खड़े होके बताना पड़ेगा कि दिस वाज द सीन, ताकि जो जज है वो आपकी बात को समझ सके प्रॉपरली, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो सीआईडी देखना भी पूरा नहीं होता है, कभी कभी टॉपिक में भी काम आ जाता है, ठीक है। चलो, ये क्या था क्वेश्चन? रोल ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर। चार ही रोल है, कंफ्यूज मत होना तीनों क्वेश्चन में। एक रोल ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर है, एक सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक ऑडिटर है, और एक फिर सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक अकाउंटेंट आएगा। हल्का सा फर्क होता है फॉरेंसिक ऑडिटर और फॉरेंसिक अकाउंटेंट में, मैं आपको बताऊंगा बाद में, पर एक बार अभी फॉरेंसिक ऑडिटर की बात कर रहे हैं तो उसी पे चलने देते हैं, ठीक है। अगला क्या रहा है? सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक ऑडिटर। अब सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक ऑडिटर वाले क्वेश्चन को तुम ऐसे याद करो, ऐसे याद करना कि फॉरेंसिक ऑडिटर को अपने दिमाग में बिठा लो कि वो एक लॉयर है। वो कौन है? एक लॉयर है जो अपने क्लाइंट को मदद कर रहा है गड़बड़ को सेट, मतलब सॉल्व करने में, सेट नहीं करने में, सॉल्व करना वर्ड ठीक रहेगा, ओके। तो एक लॉयर जो सर्विसेज देता है ना, उस एंगल से सोचोगे ना तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर याद करना बहुत इजी हो जाएगा। लॉयर सबसे पहला काम क्या करता है? तैयारी करता है कि सामने वाले से मुझे क्या क्वेश्चंस पूछने। ऐसे ही ऑडिटर भी क्या करेगा? मुझे फ्रॉड पकड़ना है ना, तो मुझे क्या क्वेश्चंस पूछने, वो तैयारी करेगा। मैं लॉयर के एंगल से बता रहा हूं, पहले उसके एंगल से क्या आपको पॉइंट याद करने में कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर ऑडिटर के एंगल से भी देख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज क्राफ्टिंग द, क्राफ्ट करना मतलब बनाना। क्राफ्ट में क्या होता है? बना रहे हो। क्राफ्टिंग द क्वेश्चंस व्हिच हैव टू बी पोज्ड अगेंस्ट द पर्सन। देन वहां से कोई क्वेश्चन आता है, भाई मैं मेरे मुवक्किल को बचाने के लिए सामने वाले से पूछूंगा, और सामने वाला मेरे मुवक्किल से पूछेगा, तो उसकी भी तो तैयारी मुझे ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रेस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस पोस्ट, क्राफ्ट भी करना है और रेस्पॉन्ड भी करना है। फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए सामने वाले से, उसकी लिस्ट बना लो, आइडेंटिफाइंग द डॉक्यूमेंट्स टू बी रिक्वेस्टेड।
फिर किस बंदे के पास सबसे ज्यादा नॉलेज होगी उस डॉक्यूमेंट की, उस फैक्ट की, उससे बात करनी है मुझे। तो वो जज से परमिशन लेते ना कि इसको मुझे बुलाना है, मुझे लगता है इसके पास सबूत होगा कोई। तो आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स टू बी द मोस्ट नॉलेजेबल अबाउट दैट फैक्ट। फिर उससे फैक्ट आ गया आपके पास, अब आप रिसर्च कंडक्ट करोगे रेलेवेंट टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। फिर आइडेंटिफाई करके अपने पास प्रिजर्व कर लोगे सबूत। फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने लाए जा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने लाई जा रही है, आप देखोगे वो अधूरी तो नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं। फिर जो भी रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन आपके सामने लाई जा रही है उसको आप फैक्ट से भी एनालाइज करोगे कि फैक्ट मेरे को कुछ और मिला और इंफॉर्मेशन कुछ और ही मिल रही। फिर आइडेंटिफाई करोगे क्या ऑल्टरनेटिव तरीके भी है क्या और कोई फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने के। और फिर लास्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग क्वेश्चंस फॉर डेपोजिशन, मतलब सामने वाले पे जो मैं पूछूंगा क्वेश्चन वो मैं परमिशन लूंगा, एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट एंड एक्सपर्ट विटनेस। सारे वो लीगल वर्ड्स ही दे रखे हैं और है कुछ नहीं क्वेश्चन में। अब मैं ऑडिटर के एंगल से देख लेते हैं। ऑडिटर, फॉरेंसिक ऑडिटर, सब करना उसको, फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड प्रिवेंशन, कंप्यूटर फॉरेंसिक, एक्सपर्ट टेस्टिमोनी। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस पूछेगा और सामने वाले का कोई क्वेश्चन होगा तो उसका रिप्लाई भी करेगा, ठीक है। सो क्राफ्टिंग द क्वेश्चंस टू बी पोज्ड एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस पोज्ड। फिर पता करेगा मेरे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आइडेंटिफाइंग द डॉक्यूमेंट्स टू बी रिक्वेस्टेड। फिर किस बंदे के पास सबसे ज्यादा नॉलेज है फैक्ट की, और उस फैक्ट को इकट्ठा करके मैं क्या करूंगा, रिसर्च, और रिसर्च करके एविडेंसेस आइडेंटिफाई करके प्रिजर्व कर लूंगा। फिर जो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दी ना सामने वाले ने, डॉक्यूमेंट जो दिए, इन्फॉर्मेशन दी, वो कंप्लीट है कि नहीं, वो फैक्ट्स के आधार पे मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है। वो एक बार वेरिफिकेशन आप पॉसिबल कर सकते हो। फिर ऑल्टरनेटिव कोई तरीके हैं कि आपके पास उस पर्टिकुलर फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग द क्वेश्चंस फॉर डिपोजिशन एंड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट एंड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, अगर सामने की तरफ से भी कोई विटनेस आया तो, ठीक है। वापस बोल लो, क्वेश्चन इजी है, सीधा पूछ लेगा, सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक ऑडिटर, ठीक है। बोलो, crafting the questions, responding to questions, identifying the identifying the documents जो मुझे चाहिए, and then identifying the individual जिसके पास वो डॉक्यूमेंट की पूरी नॉलेज होगी। फिर रुक जाना, डॉक्यूमेंट आया तो दो चीजें पहले चेक कर लेना, कंप्लीट है कि नहीं, फैक्ट्स से वेरीफाई कर लेना, और ऑल्टरनेटिव तरीके हैं क्या और कोई भी देख लेना। फिर सारे डॉक्यूमेंट, सारे फैक्ट्स आ गए, अब उसको रिसर्च कर लो, रिसर्च करके आइडेंटिफाई प्रिजर्व करके रख लो एविडेंसेस, और लास्ट में क्वेश्चंस फॉर डिपोजिशन और क्वेश्चंस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन अगर है तो वो भी प्रिपेयर कर लो, ठीक है। फाइन, समझ में आ गया, ग्रेट। अगला पॉइंट इज सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक अकाउंटेंट इन वेरियस एरियाज। मैं अगर थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल दूं सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक अकाउंटेंट का, तो पहले तो मैं आपको हल्का सा, वैसे तो बहुत सारे लोग इसको सिनोनिम में मानते हैं कि ठीक है ऑडिटर अकाउंटेंट एक ही बात है, फॉरेंसिक थोड़ा टेक्निकलिटी में डिफरेंस होता है, और वो समझ लोगे तो ठीक रहेगा, बाकी चलता है, अपने दिमाग में अपने सेट कर लेना। फॉरेंसिक ऑडिटर और फॉरेंसिक अकाउंटेंट में क्या फर्क है? फ्रॉड जो होता है ना, फ्रॉड, उसको दो टुकड़े कर देते हैं अपन। एक जो एम्प्लॉय ऑफिसर ने किया कंपनी के खिलाफ, ठीक है, और एक जो विद इन द बिजनेस ही आपस में प्रमोटर्स या कुछ कर रहे हैं, अंदर के कोई नेग्लिजेंसेस हैं, ठीक है। अगर बाहर वाले ने कोई किया है फ्रॉड और वो सब, ठीक है, अगेंस्ट द बिजनेस जो हुआ है, तो वहां तो हमें फॉरेंसिक ऑडिटर लगेगा। लेकिन अगर विद इन द बिजनेस कुछ हुआ है, ठीक है, जो विद इन द बिजनेस के इश्यूज हैं, जैसे प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के केसेस दिखे, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का अपना वो केस है ना, एथिक्स के अंदर सीएनए नेग्लिजेंस बढ़ती, अब हमें उसके खिलाफ पेनल्टी लगानी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक लगा सकते हैं। अब वो कितनी लगाए, तो हमने फॉरेंसिक अकाउंटेंट को बोला या तू देखना एनालिसिस कर कितना बनेगा इसका, तो हम उसके हिसाब से पेनल्टी लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जब सिर्फ डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट करना है तो अकाउंटेंट कर लेगा, अकाउंटेंट का काम ही क्या है, डिटर्मिनेशन करना। लेकिन जहां पर आपको पता करना है हु डिड दैट फ्रॉड, क्या तरीका अपनाया उसने, कैसे किया होगा, मतलब प्रॉपर डिटेल के साथ लीगल इंपैक्ट उसका, वो फिर फॉरेंसिक ऑडिटर करेगा। तो ये जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट की सर्विसेज देखेंगे ना, आपको एक घर में दिखेंगे। घर मतलब सिर्फ इसका काम है बेसिक अकाउंटिंग का काम करना। जैसे अकाउंटिंग और ऑडिट में फर्क पता है ना, ऑडिटर को इन्वेस्टिगेशन करनी है,
अकाउंटेंट को भी करनी है यहाँ पर, बट यहाँ पर उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिटरमाइन करना है बेसिक चीजें, नॉट दी अल्टीमेट इंपैक्ट, और अल्टीमेट रिपोर्ट उसकी इतनी काम नहीं आएगी, ठीक है। ये हल्का से डिफरेंस है किसके बीच में, फॉरेंसिक ऑडिटर और फॉरेंसिक अकाउंटेंट के बीच में, क्लियर, ठीक है। तो देखो पॉइंट, सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक अकाउंटेंट इन वेरियस एरिया। अब सर्विसेज रेंडर्ड बाय क्या आ रहा है, फॉरेंसिक अकाउंटेंट। एग्जाम में क्वेश्चन 3 हो गए, कौन कौन से, रोल ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर 4 पॉइंट, रोल ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक ऑडिटर, वो लॉयर वाला एंगल, और सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक अकाउंटेंट, ये 6 पॉइंट। पहला, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में उसको बुलाएंगे और बोलेंगे भैया तू एक बार अमाउंट निकाल के बता दे, ठीक है। सो रिपोर्ट ऑफ अकाउंटेंट विल बी कंसिडर्ड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन एज एन एविडेंस। दूसरा मैंने आपको बता दिया, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का केस है, जैसे किसी सीए ने जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, या ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस का नॉन कंप्लायंस किया, एथिकल कोड का नॉन कंप्लायंस किया, तो ये प्रोफेशनल जो हमारा फॉरेंसिक अकाउंटेंट है उसको बुलाएंगे हम टू मेजर दी लॉस, ठीक है। ऊपर वाले में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में क्यों बुला रहे थे, इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग एज एन एविडेंस, ठीक है। यहां पर मेजरिंग ऑफ लॉस। थर्ड, आर्बिट्रेशन में भी ये काम आ सकता है ना बंदा, भाई ये भी मध्यस्थ का काम करेगा, ठीक है, हेल्प करेगा दोनों पार्टीज को, दोनों पार्टीज की बात सुनेगा और अपना एक बेसिक क्या बता देगा, तरीका बता देगा कि ये मेरे को लग रहा है कि आप ये सही बोल रहे हो, आप ये गलत बोल रहे हो, ठीक है। अगेन घर का मैटर सेटल कर रहा है। So forensic accountant also render arbitration and mediation services for the business community। क्यों? क्योंकि forensic auditor expert होता है किसमें, डेटा कलेक्शन और एविडेंस प्रेजेंटेशन में, इसलिए बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस इसको मीडिएटर के रूप में, आर्बिट्रेटर के रूप में अपॉइंट करती है कि यार तुम एक्सपर्ट हो इस फील्ड के। नेक्स्ट, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्क कंट्रोल रिव्यूज। देखो मेरे को फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया, जो कि जनरली फॉरेंसिक ऑडिटर करता है, फॉरेंसिक अकाउंटेंट भी वो सर्विस तो दे सकता है, उसमें अगर मेजरमेंट करना है तो वो भी करके दे देगा। दूसरा एक पॉइंट है रिस्क कंट्रोल रिव्यू करना। रिस्क कंट्रोल रिव्यू मतलब वही जो भी बताया मैंने आपको, कौन सा वाला, रिस्क कंट्रोल, चेक करना कि ये इससे हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है। So forensic accountant renders services both when called upon to investigate cases as well as for the review of or for the implementation of internal control. Another significant area of significance is risk assessment and risk mitigation। मतलब वही चीज है कि रिस्क आपने प्रॉपर आइडेंटिफाई करी, असेस करी, उसके लिए कंट्रोल्स लगाएं कि नहीं लगाएं, वो कंट्रोल से क्या वो रिस्क दूर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे अपन, ये वाले पॉइंट इसमें देखते हैं। रिस्क कंट्रोल रिव्यू भी वो करेगा। फिर इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट में भी ये मदद करता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी फॉरेंसिक अकाउंटेंट को बुलाती है क्या करने के लिए, एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द क्लेम्स टू बी सेटल, वही वैल्यूएशन करने के लिए। नेक्स्ट, डिस्प्यूट सेटलमेंट, जैसे आर्बिट्रेशन था वैसे यही है कि बिजनेस फर्म्स भी फॉरेंसिक अकाउंटेंट को बुलाती है क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिस्प्यूट होगा उसको हैंडल करने के लिए, कंस्ट्रक्शन क्लेम्स में कोई डिस्प्यूट है, प्रोडक्ट लायबिलिटी का कोई क्लेम है, पेटेंट या ट्रेडमार्क का कहीं कोई इंफ्रिंजमेंट दिख रहा है, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कितनी लायबिलिटी अराइज होनी चाहिए, क्योंकि देखो आपने कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या लिख दिया होता है, ब्रीच है, अब ब्रीच पे फाइन लगेगा, ठीक है, अप टू 1 लाख, अप टू 5 लाख, वो अप टू में कितना देना है वो इसको बुला के सेटल करा दे, ठीक है। तो ये देसी सर्विसेज, सारी घर की सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट क्या सर्विसेज दे रहा है, ये आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट आपको दिख रही है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कुछ भी नहीं है, सिंपल है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ये अपनी रिपोर्ट दे सकता है और इसकी रिपोर्ट एज एन एविडेंस काम आएगी। सेकंड, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के केस में मेजरमेंट ऑफ लॉस के लिए काम आएगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट में भी ये मेजरमेंट ऑफ लायबिलिटी और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए काम आएगा। इंश्योरेंस क्लेम में भी ये सेटलमेंट ऑफ क्लेम में लायबिलिटी बुक करने में मदद करेगा, ठीक है। बीच के फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में और रिस्क और कंट्रोल्स को रिव्यू करने में, ताकि पता चले कि रिस्क प्रॉपर असेस हुई, रिस्क मिटिगेशन प्रॉपर है। और आर्बिट्रेशन सर्विसेज भी ये देगा क्योंकि ये एक्सपर्ट होता है डेटा कलेक्शन और एविडेंस प्रेजेंटेशन के अंदर। आया समझ में, ठीक है। सो ये क्या हो गया, सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक अकाउंटेंट। तो आपके सामने 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं अभी तक, सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट रेड फ्लैग में कोई डिटेल नहीं पूछेगा, बाकी सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। पहला बहुत पहले आ चुका है, फर्स्ट टाइम 2018 में आ गया था वो, कि फॉरेंसिक ऑडिट और अदर ऑडिट्स में क्या डिफरेंस है। और फॉरेंसिक ऑडिट का मीनिंग तो सब में लिखना ही लिखना है कि फॉरेंसिक मीन्स सुटेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। और फिर फॉरेंसिक ऑडिट मीन्स जब आप फाइनेंशियल स्किल्स और इन्वेस्टिगेटिव मेंटालिटी का इस्तेमाल करते हो किसके सामने,
अनरिजॉल्व इश्यूज के सामने, और वो भी किसको ध्यान में रखते हुए, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूल्स ऑफ एविडेंस के ध्यान में रखते हुए, तो वो फॉरेंसिक ऑडिट कहलाएगी। फिर फॉरेंसिक ऑडिट में रेड फ्लैग का फंडा पड़ा। रेड फ्लैग के बाद हम लोगों ने 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे। रोल ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर, सर्विसेज रेंडर्ड बाय, और सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक अकाउंटेंट। क्लियर? अच्छे क्वेश्चन से। अगला सिंपल क्वेश्चन है, चांसेस कम ही है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर, मतलब स्किल्स, वो एक फॉरेंसिक ऑडिटर में क्या खूबियां होनी चाहिए। पहला, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मतलब थोड़ा हट के सोचे, इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग, उसकी क्या होनी चाहिए, विजन, विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि पकड़ना है अगर आपको फ्रॉड को तो आपको उसी एंगल से सोचना पड़ेगा। क्यूरियस होना चाहिए, जिज्ञासु। परसिस्टेंट, मतलब लगातार निरंतरता के साथ काम करता रहे, डिटेल्स इकट्ठी करने की कोशिश करे। इंक्विजिटिव, मतलब समझते हो, इंक्विजिट मतलब वही अगेन उसकी क्यूरियोसिटी, हाँ, जानने की इच्छा बहुत है, ठीक है। क्रिएटिव होना चाहिए, डिस्क्रिशन मतलब अपने हिसाब से डिसाइड कर सके कि मेरे को क्या करना है, ठीक है। स्केप्टिसिज्म समझ में आता ही है आपको, वैसे भी अलर्ट रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और जजमेंट उसकी बिल्कुल साउंड प्रोफेशनल जजमेंट होनी चाहिए। तो ये आना तो नहीं है वैसे, बट एक बार नजर मार लोगे तो बुरा भी नहीं है, क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, प्लस इंस्टीट्यूट का नया टॉपिक है, पूछ सकते हैं, इसके क्वेश्चन सारे दे दिए मैंने जितने भी अवेलेबल थे उसके, ठीक है। अगला देखो, ये क्वेश्चन जो था ना अभी, ये उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब आ रहा है उसकी स्किल्स का टॉपिक। द स्किल्स द फॉरेंसिक ऑडिटर शुड पोजेस। ऊपर तो क्या था इसके पर्सनल नेचर के, पर्सनल इसलिए कैरेक्टरिस्टिक वर्ड यूज किया, ठीक है, कि मेरे व्यक्तिगत कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए एज अ पर्सन। और अब आ रहा है स्किल, मतलब एज अ प्रोफेशनल। और वो स्किल तो देखो मेरे को सब चाहिए ना, ऑडिट की नॉलेज चाहिए, लॉ की नॉलेज चाहिए, क्रिमिनल लॉ की नॉलेज चाहिए, आईटी की नॉलेज चाहिए, क्योंकि सब करना है मेरे को, लंबी लिस्ट है। पहले ही नॉलेज, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड मेथोडोलॉजीज। सेकंड, अकाउंटिंग और बिजनेस का रिपोर्टिंग सिस्टम। थर्ड, आईटी। फोर्थ, डेटा एनालिटिक्स। सुना है? शानदार वर्ड है, नया वर्ड आया है, सुना है वर्ड पहले? सुना ही होगा, इंटर में पढ़ाई होगा, आईटी में। तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, आपको ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा में से क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, जिसको हम कभी कभी माइनिंग भी बोल लेते हैं, ठीक है। और बेसिक डेटा एनालिटिक्स का मतलब हो गया, कचरे में से कुछ आपको निकालना है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी की नॉलेज पूरी चाहिए, लॉ की नॉलेज चाहिए, लिटिगेशन के पूरे प्रोसेस और प्रोसीजर की नॉलेज चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक सारी आनी चाहिए। टेक्निक्स में आपको बताऊंगा, लास्ट क्वेश्चन में अपन ने टेक्निक्स दे रखी है सारी। एविडेंस गैदरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और आपका नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के साथ, लीगल बॉडीज के साथ, इंडस्ट्री के दूसरे लोगों के साथ आपका कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप हर चीज में उनसे कहीं ना कहीं रेफर कर सको, ठीक है। ये सारी एज अ प्रोफेशनल, आपको एज अ प्रोफेशनल फॉरेंसिक ऑडिटर आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। और एज अ पर्सन आपने देख ही लिया कि मैं क्यूरियस, इंक्विजिटिव, अलर्ट, मतलब स्केप्टिसिज्म वाला, साउंड जजमेंट वाला होना चाहिए, ठीक है, वो ऊपर था। यहाँ उसकी सारी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, ऑडिटिंग नॉलेज, अकाउंटिंग की पूरी नॉलेज, आईटी की पूरी नॉलेज, क्रिमिनोलॉजी की पूरी नॉलेज, लीगल फ्रेमवर्क पूरा का पूरा मेरे को जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉ के अंदर रहते हुए मैं काम करूंगा, है ना। मेरा नेटवर्क अच्छा होना चाहिए प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स के साथ, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स, फिर एविडेंस गैदर जो मैं करूंगा, सबकी लीगल लिटिगेशन का पूरा प्रोसेस, इसकी नॉलेज मेरे पास पूरी होनी चाहिए। कंफर्टेबल? आ गया समझ में? सो ये था स्किल्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर शुड पोजेस। अगला टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। अच्छा टॉपिक है कि आप जब फॉरेंसिक की जांच करोगे या फॉरेंसिक अकाउंटिंग करोगे, तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले अगर मोटे मोटे स्टेप्स की बात करें, 5 स्टेप्स है टोटल, ठीक है, और छठा तो सीधे कोर्ट में जाके आपकी रिपोर्ट काम आ जाएगी। तो मेन 5 प्लस 1 स्टेप है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं, छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला स्टेप, आप इनिशियलाइज करोगे। अब इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है, हमेशा इन्वेस्टिगेटर को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपन ने प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी पढ़ा था, अप्रोच में भी, कि अगर आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मोटिव क्या है, तो एक बार क्लाइंट से लिखित में ले लो, अल्टीमेट मेरे को क्या चेक करने के लिए तुमने पॉइंट किया है वो बता दो। क्योंकि इन्वेस्टिगेटर का माइंड अगर डबल हुआ, कंफ्यूज हुआ, तो वो किधर रास्ते पे चला जाएगा, जाना किधर है उसको। और यहाँ क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन में क्या बोला है, clarify and remove all the doubts as to the real motive, real purpose or the real utility of this assignment.
इट इज हेल्पफुल। तो इसलिए क्या कर लो, क्लाइंट से मिल लो, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी अबाउट द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एंड देयर आफ्टर यू कैन कैरी आउट योर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डिटेल प्लान। ताकि एक बार आप क्लाइंट से मिल लोगे, शुरू में आपको हर फैक्ट का जानकारी हो जाएगा, तो एक बार आप प्रिलिमिनरी एक बार इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे बिफोर गोइंग फॉर अ डिटेल प्लान ऑफ एक्शन। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, clarify all your doubts regarding what, regarding the motive, regarding the purpose, objective, utility of this forensic accounting investigation जो आप कर रहे हो। इसके लिए बेहतर है कि आप क्लाइंट से क्या कर लो, एक बार मीट कर लो, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाएगी ऑफ द फैक्ट्स, एंड देयरआफ्टर यू कैन कैरी आउट योर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बिफोर डेवलपिंग अ डिटेल प्लान ऑफ एक्शन। सेकंड स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया, प्लान डेवलप किया, और प्लान के अंदर क्या सेट किया, ये ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है और ये मेथोडोलॉजी हमें अपनानी है इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। मेथोडोलॉजी मतलब ये प्रोसीजर हमें लगाना है इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। क्लियर? ओके। थर्ड, अब आपने प्लान डेवलप कर लिया, अब प्रोसीजर लगाओ और सबूत इकट्ठे करो। थर्ड, अब आप ढूंढोगे डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, एसेट्स, पर्सन, कंपनी, एक्सपर्ट से भी हेल्प लोगे और प्रूफ इकट्ठा करोगे ऑफ द अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, की वो जो फ्रॉड हुआ है वो कैसे हुआ होगा, कब हुआ होगा, वो सब जानकारी आपको इकट्ठी करनी है। एविडेंस कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए, ताकि अल्टीमेटली आप क्या प्रूव कर सको, ये प्रूव कर सको। क्या? नंबर 1, आइडेंटिटी ऑफ द फ्रॉडस्टर, जिसने किया है फ्रॉड, किस मैकेनिज्म के तहत फ्रॉड किया है, मतलब क्या स्कीम डिजाइन करके फ्रॉड किया, कैसे तरीके से फ्रॉड किया, जो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं ये सब आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। और कितना अमाउंट ऑफ लॉस एंटिटी को सफर हुआ है इसकी वजह से, ये सब आपको पता करना है। और इस सबको पता करने के लिए आपके पास सफिशिएंट एविडेंसेस होने चाहिए, ताकि आप प्रूव कर सको कि ही इज द फ्रॉडस्टर, दिस वाज द मैकेनिक्स ही अप्लाइड, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ लॉस दैट वी हैव सफर्ड। फाइन। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। अब 3 स्टेप्स कौन सी हो गई, जल्दी से रिपीट करो। पहली, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया, प्लान डेवलप किया, सबूत इकट्ठे किए, अब उन सबूतों को क्या करना है, एनालिसिस, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द एक्चुअल एनालिसिस परफॉर्म्ड विल बी डिपेंडेंट अपॉन द ऑब्वियसली नेचर ऑफ असाइनमेंट, क्योंकि देखो एनालिसिस किस चीज का करना है वो तो डिपेंड करता है कि क्या असाइनमेंट है, ठीक है। जैसे किसी में होता है आपको डैमेजेस कैलकुलेशन करनी है, किसी में हो सकता है आपको समराइज करके बताना हो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को, किसी में हो सकता है आपको ट्रेस करना हो ये एसेट कहां गया, किधर कैश किधर निकला, ठीक है। किसी में आपको पीवी कैलकुलेशन करनी होगी कि भैया ये फ्यूचर में देखो मुझे नुकसान सारे नजर आ रहे हैं, तो उसको डिस्काउंट करके आज के हिसाब से नुकसान इतना हुआ होगा। फिर किसी में आपको रिग्रेशन और सेंसिटिविटी एनालिसिस, रिग्रेशन अब सुना है, कोरिलेशन रिग्रेशन, अगेन सेंसिटिव एनालिसिस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली, क्यूआर ओनली, ठीक है, वो आपको करना पड़ सकता है। और कहीं कहीं पे आपको कंप्यूटराइज्ड अप्रोच का इस्तेमाल करके आपको डेवलप करनी पड़ सकती है स्प्रेडशीट, आपको कोई कंप्यूटराइज्ड मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, डेटाबेस आपको यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। सो वो तरीके भी आपके पास है। ये सब एनालिसिस के तरीके हैं, कैसे करना है, कब करोगे, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ असाइनमेंट के ऊपर, कि आपको जो असाइनमेंट दिया गया है उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करना है। हो सकता है डैमेजेस कैलकुलेट करने हो सकता है पीवी कैलकुलेट करनी हो सकता है आपको रिग्रेशन सेंसिटिविटी एनालिसिस करना हो सकता है आपको लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जहां हो उसका समरी एक बार डेवलप करना हो, ठीक है, ट्रेसिंग करनी हो किसी एसेट की, कंप्यूटराइज एप्लीकेशन का यूटिलाइजेशन या डेवलपमेंट करना हो, ठीक है, जैसे स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस और कंप्यूटराइज मॉडल्स का इस्तेमाल करना हो, वो आपको करना पड़ेगा एनालिसिस की स्टेज के ऊपर, और डिपेंड करेगा नेचर ऑफ असाइनमेंट के ऊपर, ठीक। और लास्ट में 5वां पॉइंट क्या है, रिपोर्ट जनरेट करनी, और छठे में तो फिर कोर्ट में चले जाएंगे। सो 5th पॉइंट इज रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में क्या आ जाएगा, सारी डिटेल। सो रिपोर्टिंग में क्या क्या आ गई, नंबर 1 फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, नंबर 2 समरी ऑफ द एविडेंसेस, नंबर 3 कंक्लूजन एज टू द अमाउंट ऑफ लॉस सफर्ड, 4th नेचर ऑफ असाइनमेंट, ये सब भी बताना पड़ता है। स्कोप क्या था मेरे को किसके लिए अपॉइंट किया था, मतलब शुरुआत ऐसे होगी, नेचर ऑफ असाइनमेंट क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है, मैंने कौन सी अप्रोच यूटिलाइज करी, मेरी लिमिटेशन अगर कोई थी मेरे ऊपर, लिमिटेशन ऑन द स्कोप एंड फाइंडिंग्स, ठीक है, वो आ जाएगी। फिर पीछे अगर शेड्यूल अटैच करना है तो शेड्यूल अटैच हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये बीच में फाइंडिंग्स और समरी और ये सब आ जाएगी, ठीक है। मतलब ऐसे बोलूं मैं अगर, तो जो नॉर्मल रिपोर्ट बनती है उसमें क्या आता है,
आपका क्या स्कोप था वो लिख दो, आपको किसके लिए अपॉइंट किया था, नेचर ऑफ असाइनमेंट क्या है, स्कोप क्या है, अप्रोच आपने कौन सी अपनाई, क्या आपके ऊपर कोई लिमिटेशन लगा रखी थी क्या, फिर आपकी फाइंडिंग्स आ गई, फाइंडिंग्स के बाद समरी ऑफ एविडेंसेस आ गए, कंक्लूजन आ गया, और कंक्लूजन के लास्ट में अगर कोई ग्राफिक्स और शेड्यूल्स मतलब डिटेल कोई ग्राफ्स हैं तो वो पीछे अटैच कर दिए सपोर्टिंग के लिए। दैट इज रिपोर्टिंग वाला पार्ट, नॉर्मल रिपोर्ट जनरेट करनी है, ठीक है। सिक्स्थ एंड द लास्ट, कोर्ट प्रोसीडिंग। ये जो ऊपर 5 स्टेप्स हुई और जो रिपोर्ट आपने जनरेट करी, इससे कहीं ना कहीं कोर्ट प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी या चालू हो चुकी है, तो आपकी ये एविडेंस जो है, ये रिपोर्ट जो है वहां पे कोर्ट में एज एन एक्सपर्ट रखी जाएगी। So the investigation is likely to lead to a legal proceeding against the suspect and the members of the investigative team will probably be involved in any resultant court case. अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, चालू ही नहीं हुई थी, और यही पहली स्टेज ही थी हमारी कि ये पकड़ा इसने, तो अब यहीं से लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। और जो मेरी टीम है, मेरे जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट या ऑडिटर्स की जो टीम है, वो एक तरह से इस टीम के अंदर इस कोर्ट केस में इन्वॉल्व पूरी होगी, क्योंकि उन्हीं को सबूत देने पड़ेंगे कोर्ट को जब जब कोर्ट मांगेगा। The evidence gathered during the investigation will need to be presented at court and the team members may be called to court to describe the evidence they have gathered and explain how the suspect was identified. तो वो उनको समय समय पे बुलाएगी कोर्ट कि भैया आप बताओ कैसे आपने ढूंढा, कैसे पकड़ा ये फ्रॉड, ठीक है, आपको कैसे लगता है ये सस्पेक्ट ही मुजरिम है, तो वो वहां पर आगे आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी आपको इन्वॉल्व होना पूरा। सो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक जांच कैसे होती है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक ऑडिट, यहां पे तो कॉमन चलने दो, कैसे होती है, दीज आर द स्टेप्स, ठीक है। पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन, दूसरा स्टेप प्लान डेवलपमेंट, तीसरा स्टेप एविडेंस गैदरिंग या कलेक्शन, फोर्थ स्टेप एनालिसिस, फिफ्थ स्टेप रिपोर्टिंग एंड द सिक्स्थ स्टेप इज कोर्ट प्रोसीडिंग, ठीक है। इनिशियलाइजेशन में 2 बातें याद रख लो, क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स एंड मीट द क्लाइंट। प्लान में ऑब्जेक्टिव सेट कर लो और कैसे मेथोडोलॉजी अपनाओगे उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो सेट कर लो। एविडेंस गैदरिंग आपको करनी है, ठीक है, थर्ड पॉइंट था, उसमें आप जैसे आपको करना है एविडेंस गैदर करो, बस एविडेंस इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि आप प्रूव कर सको अल्टीमेटली कि ये फ्रॉडस्टर है, ये मैकेनिक्स इसने अपनाया था और ये अमाउंट ऑफ लॉस हुआ। फिर एनालिसिस भी डिपेंड करेगा केस टू केस, बट जनरल एनालिसिस में ये सब हो जाएगा कि डैमेजेस कैसे कैलकुलेट करने हैं, समराइज कैसे करना है, कहीं ट्रेसिंग करनी है, कहीं आपको रिग्रेशन सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है, कहीं पर आपको डिस्काउंटिंग करनी, पीवी कैलकुलेट करना है, कहीं आपको कंप्यूटराइज मॉडल्स का इस्तेमाल करना है। फिर रिपोर्ट आपने कर दी, रिपोर्ट में सारी चीजें आ गई, और फिर ये रिपोर्ट जो है ये पेश होगी कोर्ट में, और कोर्ट प्रोसीडिंग इससे स्टार्ट भी हो सकती है, और जो इन्वेस्टिगेटिव टीम के मेंबर्स हैं वो सारे एविडेंसेस कोर्ट में रखेंगे और इनको बुलाया भी जा सकता है कोर्ट द्वारा ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे उन्होंने एविडेंस इकट्ठा किया और कैसे उन्होंने सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया था। क्लियर, इजी। चलो अगला एंड आखिरी क्वेश्चन, फॉरेंसिक ऑडिट की क्या बता रहा है, टेक्निक्स। नाउ दिस इज आल्सो ओके क्वेश्चन, ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, पूरा आए ना है, ठीक है, बट इसके 5-6 पॉइंट तो कम से कम पता होना ही चाहिए, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट की क्या पूछ रहा है, टेक्निक्स। अब मैं ऑडिटर हूं, फॉरेंसिक ऑडिटर, मुझे ऑडिट करनी है फॉरेंसिक ऑडिट। एक टेक्निक तो मैंने आपको बता दी, कैट का इस्तेमाल कर सकते हो, अभी बड़ा अपन ने रेशियो एनालिसिस, सेंसिटिव एनालिसिस, इनका भी इस्तेमाल करना है हमको, ठीक है। टेक्निक्स उसी के आधार पर बना रखी है। सबसे पहली टेक्निक जो मेनली बोल रखी है वो क्या है, जनरल ऑडिट टेक्निक, और उसमें एक ही टेक्निक है, टेस्टिंग द डिफेंसेस। मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं और आप खुद ही बोलोगे कि अगर चोर को पकड़ना है तो चोर का दिमाग लगा के पकड़ना पड़ता है। वही सबसे पहली टेक्निक है, टेस्ट द डिफेंसेस, मतलब वो क्या डिफेंस करेगा उसको सोच लो और आप वो अटैक, मतलब वो आप एक तरह से उसका डिफेंस एज एन अटैक यूज करना शुरू कर दो। पहला तरीका तो वही है, अ गुड इनिशियल फॉरेंसिक ऑडिट is to attempt to find a way around the defenses, ठीक है, आपको उसके डिफेंसेस के वे अराउंड ढूंढनी है। The weakness the auditor finds within the organization control will guide him down the sea path taken by the suspected perpetrator। मतलब आप भी चोर के एंगल से सोचो कि कहां वीकनेस हो सकती है कंट्रोल में, और एक लूप होल दिख गया आपको कंट्रोल में, तो उस लूप होल के अंदर चले जाओ कि यहां पर गड़बड़ हुई होगी, ठीक है। जैसे अगेन केस अगर अपन हर्षद वाला केस ले तो देयर वाज अ सिस्टम कि विदाउट बीआरबी या जो चेक इशू होते थे वो उस पर्सन के नाम पे इशू हो जाते थे, ठीक है। ये प्रोसीजर था, सिस्टम था, दिस वाज नॉट अलाउड लीगली, बट ये सिस्टम चल रहा था। तो
मेजर कर लिया ऑडिटर ने, ठीक है, या न्यूज़पेपर वालों ने कि भाई दिस इज द लूप होल और इस लूप होल का फायदा उठाया जा रहा है, वहां उन्होंने वो इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है। तो सबसे पहला है टेस्ट अराउंड द डिफेंसेस। उस देखो सेकंड लाइन और क्लियर बोल रही है, वीकनेस जो ऑडिटर को दिखी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में, वो वीकनेस उसको गाइड करेगी ऑडिटर को कि हाँ ये पाथ लिया होगा किसने, उस परपिट्रेटर ने, क्या करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, क्योंकि यही वीकनेस दिख रही है, बाकी जगह तो रुक रहा है, कंट्रोल हो रहा है वो, ठीक है। दूसरा तरीका स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक, जिसमें दोनों फेमस नाम लिखे हुए हैं। ट्रेंड एनालिसिस कर लो, ट्रेंड एनालिसिस समझ रहे हो, पास्ट के हिस्टोरिकल नॉर्म्स को देखते हुए रिव्यू कर लो, उससे भी कहीं हिंट मिल जाएगी। और एक रेशियो एनालिसिस कर लो ताकि आपको पता चल जाएगा कि कहीं कोई न्यूमेरिक में गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि ये दोनों हेल्प करेंगे आपको, सिम्टम दिखा देते हैं ये दोनों, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो सकती है। जैसे अगेन केस कोई भी ले लो आप, ठीक है, वो कोई शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ रही है एकदम से, वो ट्रेंड एकदम से ऊपर जा रहा है, मतलब देयर इज सम इशू, वो हाईलाइट आ जाता है ना, यहाँ इशू है, ठीक है। और कोई बहुत नीचे जा रहा है तो देयर इज सम इशू, एकदम से हिट कर जाता है ट्रेंड से वो, है ना, देयर इज सम इशू इन दिस पर्टिकुलर एरिया। सो ट्रेंड एनालिसिस मींस केयरफुल रिव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हिस्टोरिकल नॉर्म्स। और रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, आपको न्यूमेरिक फील्ड्स वेरीफाई करनी है फॉर आइडेंटिफाइंग द सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड तो नहीं है। थर्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड और डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड फॉरेंसिक में देखो नाम भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हुए, ईमेल्स की स्क्रूटिनी कर लो, स्क्रूटिनी ऑफ ईमेल्स, स्क्रूटिनी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फोन लॉग्स, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव्स, दीज आर ऑल रिक्विजिट फेसिट। फेसिट मतलब ये नए चेहरे हैं किसके, मॉडर्न फॉरेंसिक ऑडिट के। बहुत सही तरीके हैं आज के ऑडिट के, मॉडर्न फॉरेंसिक ऑडिट के, कि आप ईमेल की स्क्रूटिनी मार लो, फोन लॉग की स्क्रूटिनी कर लो, हार्ड ड्राइव्स की स्क्रूटिनी कर लो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की स्क्रूटिनी कर लो। दीज आर ऑल न्यू वेज ऑफ मॉडर्न फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। Digital investigation can become quite complex and require support from trained digital investigators also, ठीक है, ये है भी खतरनाक हो गई है और सपोर्ट भी चाहिए किसे, ट्रेन डिजिटल इन्वेस्टिगेटर से। हाउएवर अभी बहुत सारे ओपन सोर्स फॉरेंसिक टूल अवेलेबल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सुने, फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे लाइव एनालिसिस, डिलीटेड फाइल टूल, फ्री लॉग टूल, द नाउ अवेलेबल टू असिस्ट ये सही है तो पता नहीं क्या है, असिस्ट इन आएगा, आई नहीं है वो, असिस्ट इन दिस फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मतलब सॉफ्टवेयर्स भी इतने अवेलेबल हैं, और खासकर ये लाइव एनालिसिस टूल्स तो बहुत अच्छे चल रहे हैं अभी। मतलब देयर इज अ प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या, श्योरिटी भी है कि मैंने आपके पीसी पर अगर ये इंस्टॉल कर रखा है, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करती है कि एम्प्लॉय पीसी पे ये सब लाइव एनालिसिस इनबिल्ट होता है, तो जो मॉडरेटर है इसका, एडमिन जो है, वो देख सकता है कि कौन पीसी पे क्या कर रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल जो अपन बोलते हैं ना वर्चुअल कनेक्शन है हमारे बीच में, ये एनालिसिस पॉसिबल है। और कहीं भी अगर वो कुछ और करने की कोशिश कर रहा है तो वो रेड फ्लैग जनरेट होके मॉडरेटर को चला जाता है, ठीक है। सो बड़ी मल्टीनेशनल में सब में ये फैसिलिटी है लाइव एनालिसिस की। नेक्स्ट, सो 3 तरीके हो गए फॉरेंसिक जांच करने के। पहला तरीका टेस्टिंग अराउंड द डिफेंसेस, जिसको हम जनरल टेक्निक बोलते हैं। दूसरा स्टैटिस्टिकल है, मैथमेटिकल टेक्निक। तीसरा डिजिटल फॉरेंसिक। चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा बता ही दिया मैंने आपको वैसे तो, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। कैट क्या होता है, सिंपल सा मतलब है, ये कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं जो ऑडिटर यूज करता है एज अ पार्ट ऑफ हिज ऑडिट प्रोसीजर, ताकि वो ऑडिट से रिलेटेड डेटा, सिग्निफिकेंस का डेटा इकट्ठा कर सके, प्रोसेस करवा सके, जो कि क्लाइंट के कंप्यूटर सिस्टम में बैठा हुआ है, विदाउट डिपेंडिंग ऑन हिम। क्लाइंट पे रिलाय करना ही नहीं अपने, तो अपने पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर लगा दो, क्लाइंट से पूछने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें उसमें आ जाती है, ठीक है। सो ये तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग करते हैं, आप लोगों ने भी कभी यूज किया हो कंप्यूटराइज्ड असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, तो ये तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आता है गैस, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर। कैट का ही एक बेबी है, कैट इज अ बिग वर्ड, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। अब टेक्निक्स में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, अगर आपको ध्यान हो, इंटर में पढ़ी थी आप लोगों ने, एक होती है कंप्यूटराइज्ड ऑडिट टेक्निक ऑडिट सॉफ्टवेयर वाली, एक होती है टेस्ट चेकिंग वाली,
कि जिसमें आप डमी इनपुट डाल के एक बार वेरीफाई कर लो कि सिस्टम उसको एरर को पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है, ठीक है। तो टेस्ट डेटा टेक्निक, जिसको इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी भी बोलता है, आईटीएफ टेक्निक, वो होती थी। तो कैट एक बड़ा वर्ड है। कैट के अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो वो जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर आ गया। उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ऑडिट सॉफ्टवेयर मार्केट में भी अवेलेबल है, कस्टमाइज्ड भी अवेलेबल है, मतलब आप कस्टमाइज भी करवा सकते हो, उनको बनवा सकते हो, और पैकेज सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैकेज ऑडिट सॉफ्टवेयर। उसमें सारी फैसिलिटी होती है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना, सैंपल निकालना, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को अलग से डिटेक्ट करना, फ्लैग जनरेट करना, सब सुविधा है। तो जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर इज अ क्लास ऑफ कैट जिसमें सारी सुविधा है, डेटा एक्सट्रैक्शन की, क्वेरी करने की, मैनिपुलेट कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, एनालिटिकल टूल्स भी उसमें अवेलेबल है। मतलब आप लोग जितने हाइपोथेसिस उसमें डाल सकते हो, हाइपोथेसिस मतलब व्हाट इफ अगर ये हुआ तो क्या होगा, तो वो सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके दे देगा। व्हाट इफ अगर ये सिचुएशन हुई तो क्या होगा, तो वो सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके दे देगा। ऑल्टरनेटिव कितनी भी हाइपोथेसिस, कितने भी अजम्पशन आप उसमें पूछोगे, वो बता देगा, ठीक है। So, using a generalized audit software, an auditor can formulate a range of alternative hypotheses for a particular potential misstatement in the subject matter and can then test those hypotheses immediately. What if scenarios can also be developed with the result and the auditor can examine the generated report rapidly. Hypothesis समझते हो? नहीं, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट में हाइपोथेसिस बना दे, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मींस मेरा अजम्पशन। अब मेरा अजम्पशन मैंने रख के देखा उसमें सिचुएशन में, वो फेल हो रहा है, फिर दूसरा ट्राई किया, ये फेल हो रहा है, तीसरा ट्राई किया, वो फेल हो, तो पता चलेगा कि मिस स्टेटमेंट किस दिशा में जा रहा है। मेरा सोचना सही है कि वो इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है, ठीक है। फिर ऑडिट सॉफ्टवेयर में क्या था, थोड़ी सी कमियां थी, जैसे उसमें आप फॉर्मूला बार्स नहीं होती है उसमें, ठीक है, और जो हमारे इसमें होती है, किसमें, एक्सेल में, स्प्रेडशीट्स में, ठीक है, सॉर्टिंग वॉटिंग उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये अगला आया कॉमन सॉफ्टवेयर टूल कि भाई गैस के साथ साथ ये भी लगा दो, वो तो लगाना ही है, अच्छी बात है, पर ये भी साथ में लगा दो। तो ड्यू टू शॉर्टकमिंग्स ऑफ गैस, CST has also become popular over a period. Common software tool that is spreadsheet software, RDBMS, MS Access जो हमारा है, they are all examples of CST. Their widespread acceptability is due to instant availability and lower cost. बाकी वो महंगे होते हैं सॉफ्टवेयर तो सारे, ठीक है। अगला टेक्निक ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, डेटा माइनिंग। क्या करना है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में से क्या निकालना है, कुछ मीनिंगफुल डेटा निकालना है, ठीक है। ये भी अगेन करोगे कंप्यूटर्स के थ्रू ही, ठीक है। डेटा माइन करोगे कि भाई बहुत सारा इरेलेवेंट डेटा पड़ा हुआ है, पर उसमें से कुछ रेलेवेंट आपके लिए निकल जाए, तो वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है। सो इट्स अ सेट ऑफ टेक्निक डिजाइन टू माइन, माइन मतलब खोदना, large volume of data for what, for new, hidden or unexpected information or patterns. ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज लैब एनालिसिस ऑफ फिजिकल एविडेंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अब लैब एनालिसिस में वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, दो चार इधर, दो तीन पॉइंट उधर पढ़ लो। देखो इसमें भी वही है, ईमेल एनालिसिस, सर्चिंग फॉर इरेज्ड फाइल, एनालाइजिंग यूज एंड पॉसिबल मिसयूज, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एनालाइज कर लो। उधर देखो तो कहीं ऑल्टर्ड और कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन करो, फिंगरप्रिंट का एनालिसिस कर सकते हो, इंक का सैंपल चेक कर सकते हो, डॉक्यूमेंट पे डेट काट के पुरानी तो नहीं डाल रखी है, ये वेरिफिकेशन, मतलब प्रॉपर एनालिसिस करना है, जिसको हम लेबोरेटरी एनालिसिस भी बोलते हैं उसका, ठीक है। तो टोटल कितनी टेक्निक है, 8 टेक्निक्स आर देयर, और क्वेश्चन इज गुड नॉट बैड, ठीक है। क्या टेक्निक्स होती हैं फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर जो ऑडिटर इस्तेमाल करता है फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए? पहली टेक्निक कौन सी आई, जनरल ऑडिट टेक्निक, ठीक है, जिसमें बहुत सिंपल सा था कि यू हैव टू टेस्ट द डिफेंसेस, द वे अराउंड द डिफेंसेस, ठीक है। और अगर आपको कंट्रोल्स के अंदर कोई लूपहोल मिल जाए तो आप उसी में देखना कि उसमें ही जाके उस परपिट्रेटर ने फ्रॉड किया होगा। दूसरी टेक्निक रेशियो और ट्रेंड एनालिसिस को हम स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक बोल रहे हैं। तीसरी टेक्निक आई कौन सी, तीसरी टेक्निक कौन सी आई, डिजिटल फॉरेंसिक मान लो, ठीक है। तो डिजिटल सीक्वेंस कोई जरूरत तो है नहीं, डिजिटल फॉरेंसिक में हम लोग सब मेल्स को स्क्रूटनाइज किया, फोन लॉग्स को स्क्रूटनाइज किया, उसको डिटेल में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। चौथी टेक्निक कौन सी आई, कैट। कैट के अंदर ही कौन आया, जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, और उसकी शॉर्टकमिंग्स के लिए एक और कौन आया, कॉमन सॉफ्टवेयर टूल, ठीक है। और फिर डेटा माइनिंग टेक्निक हमारे पास है, और लैब एनालिसिस ऑफ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, डन।
तो ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर खत्म होता है विद द लास्ट क्वेश्चन, जो इतना काम का नहीं है। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड while preparing a forensic audit report। जब ऑडिटर एक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट बना रहा होगा तो उसको किस पॉइंट को ध्यान रखना है? बहुत सिंपल है, he should be very clear in thinking, he should keep the reader's interest uppermost in mind, कि भाई मेरे को रीडर के लिए बनानी है तो उसको मेरे को बहुत मतलब रीडर कौन हो सकता है इस रिपोर्ट का? कोर्ट हो सकता है, ठीक है। रीडर कौन हो सकते हैं? यूजर्स जो होंगे उसके, वो हो सकते हैं। अनबायस्ड रहना है, मुझे इम्पैक्ट भी बताना है कि ये जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया उसका इम्पैक्ट क्या रहा है, लीगल डिटर्मिनेशन करना जरूरी है, और फैक्ट्स और फिगर्स भी सारे प्रॉपर सीक्वेंस में बताना है। मतलब इजी है कि भाई मेरे को बिल्कुल अनबायस्ड होकर काम करना है, हर चीज पेश करनी है ताकि रीडर का इंटरेस्ट अपर मोस्ट रहे, क्लियरली थिंक करना, और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी साथ में प्रॉपर सीक्वेंस में बताना है। फाइन, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद विच चैप्टर? विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक फॉरेंसिक ऑडिट। क्या होती है फॉरेंसिक ऑडिट? सबसे पहले वो देखा, फॉरेंसिक ऑडिट और अदर ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है वो देखा। फिर रेड फ्लैग का छोटा टॉपिक। रोल ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर 4 थे: फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड प्रिवेंशन, कंप्यूटर फॉरेंसिक, और असिस्टिंग इन या एक्सपर्ट टेस्टिमोनियल के रूप में प्रोवाइड करना। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेंसिक ऑडिटर आया, जिसमें क्राफ्टिंग ऑफ क्वेश्चन, रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग द डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल, डॉक्यूमेंट फॉर कंप्लीटनेस, डॉक्यूमेंट फॉर फैक्ट वेरिफिकेशन, ऑल्टरनेटिव कोई तरीका है क्या, ठीक है, रिसर्च करनी है, प्रिजर्व करने एविडेंसेस को, फाइन। फिर सर्विसेज रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक अकाउंटेंट आया, जिसमें 6 सर्विसेज हैं। पहली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के केस, आर्बिट्रेशन मीडिएशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट, इंश्योरेंस सेटलमेंट क्लेम, और एक और बचा फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर आए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनल, और फिर एक स्किल्स के ऊपर, वो दोनों क्वेश्चन हो गए। फिर प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इनिशियलाइजेशन, डेवलपिंग ऑफ प्लान, एविडेंस कलेक्शन, एनालिसिस करना, रिपोर्ट जनरेट करना, और कोर्ट प्रोसीडिंग में जाना, ठीक है। और उसके बाद टेक्निक्स आ गई, और टेक्निक्स के बाद ये वाला टॉपिक डन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? सो विद दिस वी आर डन विद व्हाट? डन विद फॉरेंसिक ऑडिट का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन हियर, and do give your likes, comments in the comment box. I would love to hear all of them. Thanks once again.